नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों को कल बताया गया था, कल क्या मैं ये कहूँ कि पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि हाई वोल्टेज लो वोल्टेज फ्यूज़ दो टाइप का होता है। एक रिवायरेबल फ्यूज़ होता है और एक रिवायरेबल फ्यूज़ कहो या तो उसी को हम नाम देते थे सेमी इनक्लोज टाइप फ्यूज़, और दूसरा था इनक्लोज टाइप फ्यूज़, फुल्ली इनक्लोज टाइप फ्यूज़। तो उसमें एक था HRC फ्यूज़ जिसके बारे में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अब एक बच रहा था हमारा डी टाइप कार्टेराइज फ्यूज़। डी टाइप कार्टेराइज फ्यूज़ दो टाइप का फुल्ली इनक्लोज टाइप का फ्यूज़ था, उसमें से एक था HRC टाइप का फ्यूज़ और दूसरा है डी टाइप कार्टेराइज फ्यूज़। डी टाइप कार्टेराइज फ्यूज़ में इसकी विशेषता क्या होती है, इसमें रिवायरेबल फ्यूज़ की तरह डिसएडवांटेज नहीं होते हैं। इसके द्वारा डिस्क्रिमिनेशन और कोऑर्डिनेशन प्राप्त किया जा सकता है। इट इज़ ए नॉन इंटरचेंजेबल फ्यूज़, इसमें फ्यूज़ एलिमेंट को हम चेंज नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हम लोग HRC फ्यूज़ में पूरा कार्टेराइज चेंज करते थे, इसी तरीके से इसमें भी हम लोग पूरा कार्टेराइज ही चेंज करेंगे। ये देखिए, ये हमारा फ्यूज़ का कैप हो गया, ये हमारा कार्टेराइज हो गया किसी इस तरीके का, और इसी में इसमें फ्यूज़ एलिमेंट रहेगा। इस कार्टेराइज के अंदर फ्यूज़ एलिमेंट रहेगा, ये एडाप्टर रहेगा और ये फ्यूज़ बेस है। ये आके यहाँ पर टाइट हो जाता है। अगर आपको उदाहरण के लिए हम बताएं तो आप लोग देखते होंगे जो हमारे स्विच बोर्ड होते हैं उसमें साइड में एक वाइट कलर का एक फ्यूज़ लगा रहता है, कहीं कहीं पर दिखा होता है, कहीं कहीं पर जैसे एक्सटेंशन बोर्ड होता है उसमें लगा होता है। अगर सब में नहीं लगा होता लेकिन किसी किसी में लगा होता है एक्सटेंशन बोर्ड में फ्यूज़। तो उसमें होता है कि हम लोग उसको स्क्रू टाइप का रहता है, उसको हम टाइट करके अंदर कर देते हैं और कांच के अंदर फ्यूज़ एलिमेंट रहता है, उसको जब अगर निकालना होता है तो ढीला करके हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं डी टाइप कार्टेराइज फ्यूज़। बस इसमें बताना यही है कि इसमें जो कार्टेराइज टाइप में जो HRC फ्यूज़ के एडवांटेज हैं इसमें भी वही एडवांटेज प्राप्त होते हैं। बस ये है कि इसमें हम कोई सिल्वर एलिमेंट के साथ हम ऐसा कुछ नहीं लगाते हैं, बाईमेटेलिक जॉइंट नहीं करते हैं। इसमें सिंपल सा हम कापर वाला एलिमेंट या लेड टिन वाला एलिमेंट ही हम यूज कर लेते हैं। अंतर ये है कि इसको यूज करने से हम जैसे रिवायरेबल फ्यूज़ में डिस्क्रिमिनेशन वाली प्रॉब्लम होती थी, बट इसमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। साथ ही साथ जैसे कि रिवायरेबल फ्यूज़ में एटमॉस्फेयर का प्रभाव पड़ता था, लेकिन यहाँ पर एटमॉस्फेयर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कार्टेराइज टाइप है, ये पूरा फ्यूज़ एलिमेंट एक कार्टेराइज के अंदर सील्ड है, तो इसलिए इसमें एटमॉस्फेयर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये 3 लाइन के स्टेटमेंट है, इसको लिख लीजिए। हालांकि ये एग्ज़ाम में बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम सोचे कि इसको लिखा दिया जाए। अब आगे हम लोग चलेंगे हाई वोल्टेज फ्यूज़ की तरफ। हाई वोल्टेज फ्यूज़, तो अगला हेडिंग डालिए। देखिए, आप लोगों ने फ्यूज़ के बारे में ये समझा था कि फ्यूज़ हमारा दो टाइप का होगा, एक लो वोल्टेज फ्यूज़ होगा, एक हाई वोल्टेज फ्यूज़ होगा। तो लो वोल्टेज में भी हमने डिवाइड कर लिया था सेमी इनक्लोज टाइप, फुल्ली इनक्लोज टाइप, और फुल्ली इनक्लोज टाइप में भी हमने डिवाइड किया था दो भागों में, एक HRC फ्यूज़ था, एक डी टाइप कार्टेराइज फ्यूज़ था। तो आपका ये समझो कि आपका लो वोल्टेज फ्यूज़ का टॉपिक कंप्लीट हुआ यहाँ से। अब हम लोग अपने हाई वोल्टेज फ्यूज़ की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए आइए, हाई वोल्टेज फ्यूज़ हेडिंग डालेंगे, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज फ्यूज़। हाई वोल्टेज फ्यूज़ में हम लोग पहला लिख लेते हैं कार्टेराइज टाइप, कार्टेराइज टाइप, कार्टेराइज टाइप HV HRC फ्यूज़, HV HRC फ्यूज़, कार्टेराइज टाइप HV HRC फ्यूज़, कार्टेराइज टाइप HV HRC फ्यूज़। अब इसमें देखो होता क्या है, ये भी क्या है, जैसे कि हमारा लो वोल्टेज के लिए हमारा HRC फ्यूज़ था, लगभग वैसे ही हाई वोल्टेज के लिए भी HRC फ्यूज़ है। अब लो वोल्टेज में क्या था, लो वोल्टेज का जो फ्यूज़ था हम उसको 400 वोल्ट तक यूज कर पाते थे, और यही जो हाई वोल्टेज वाला फ्यूज़ है इसको हम 33 kV तक हम यूज कर लेंगे। संरचना हमारी वही सेम रहेगी, बस यह इसको अधिक वोल्टेज लेवल तक और इसकी अधिक ब्रेकिंग कैपेसिटी रहेंगी। बाकी सारी की सारी वर्किंग प्रिंसिपल जो हम लोगों ने लो वोल्टेज के केस में जो HRC फ्यूज़ के बारे में हमने डिस्कशन किया था
सारा वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ पर भी वही लागू होगा। तो बस हम लोग क्या करते हैं, सारा चीज़ ना लिख के 2-3 लाइन में सारे स्टेटमेंट को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये लगभग इसकी संरचना वही लो वोल्टेज HRC फ्यूज के समान ही होती है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी लगभग वैसे ही है। तो इसमें हम फिर से वही चीज़ लिखने की बजाय इस फ्यूज का स्टेटमेंट ज़्यादा हम ना लिख के 2-3 लाइनों में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए इसको हम लिखेंगे। पहला लिखिए, हाई वोल्टेज HRC फ्यूज, हाई वोल्टेज HRC फ्यूज की संरचना हाई वोल्टेज HRC फ्यूज की संरचना लो वोल्टेज HRC फ्यूज के लगभग समान होती है। अगला इसमें लिखिए। देखिए होता क्या, आप जानते हो हाई वोल्टेज की जब हम बात करते हैं तो वहाँ कोरोना का भी इफेक्ट आने लगता है। तो उस कोरोना के इफेक्ट को निष्प्रभाव करने के लिए इसका जो एलिमेंट है वो हेलिक्स टाइप में वाउंड किया जाता। हेलिक्स मतलब ये होता है स्प्रिंग टाइप में वाउंड करके इसमें हम लोग फ्यूज एलिमेंट यूज करते हैं। तो इसको लिखा जाए, कोरोना के प्रभाव से बचने के लिए HRC फ्यूज का एलिमेंट हेलिक्स फार्म में वाउंड किया जाता है। अगला इस चीज़ को आप जान लीजिए, इसका यूज हम 33 kV तक यूज करते ही हैं। लिखेंगे, इसका प्रयोग 33 kV तक करते हैं। ठीक है, 33 kV के लिए इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी 8700 एम्पियर होती है। देखिए जैसा कि हमने बताया कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल लगभग हमारे लो वोल्टेज HRC फ्यूज के ही समान होता है। तो लो वोल्टेज HRC फ्यूज का तो हमने वर्किंग प्रिंसिपल आपको बता ही दिया है, तो वैसे ही समान इसका भी होगा। तो अब उन चीज़ों को यहाँ पर हमने जिक्र नहीं किया, जो चीज़ एक्स्ट्रा है उस लो वोल्टेज के अलावा इसमें उसी चीज़ का हमने यहाँ पर जिक्र किया है। तो ये रहा आपका कार्टेराइज टाइप HV HRC फ्यूज। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। हाई वोल्टेज फ्यूज का ही है हमारा एक, जिसे हम बोलते हैं लिक्विड टाइप HRC फ्यूज। चलिए देखा जाए लिक्विड टाइप HRC फ्यूज में क्या होता है। जनरली आपको मैं बता दूं कि लिक्विड टाइप HRC फ्यूज में जनरली यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लिक्विड फ्यूज होता है उसमें कौन सा लिक्विड भरा रहता है। जो लिक्विड फ्यूज होता है उसमें कौन सा लिक्विड भरा रहता है, जनरली यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिक्विड फ्यूज में कौन सा लिक्विड भरा जाता है और लिक्विड फ्यूज कितने वोल्टेज लेवल तक यूज किया जाता है। तो इसको लिखा जाए, हेडिंग डालिए, लिक्विड टाइप
लिक्विड टाइप HRC फ्यूज, HRC फ्यूज, लिक्विड टाइप HRC फ्यूज। देखो हम क्या कर रहे हैं ना, लिक्विड टाइप में से बहुत ज़्यादा फिगर उगर पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान ना देने का सिर्फ यहाँ पर मतलब ये है कि ऐसा उस फिगर से कुछ हमको जानने की ज़रूरत ही नहीं है कि जिसके लिए हम अपना समय बर्बाद करें। तो शुरुआत में ही हमने आपको बता दिया है कि फ्यूज में हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट हो और जिससे हमको जानकारी फ्यूज के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए, और अनावश्यक चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करने से बचेंगे, क्योंकि समय रहते कोर्स का कंप्लीट होना ही भी बेहद ज़रूरी है। लेकिन कोर्स कंप्लीट कराने की जल्दी में ऐसा नहीं होगा कि कोई टॉपिक छूट जाए। तो जो टॉपिक आपके काम का है मैं उसी टॉपिक पर फोकस करके आगे चल रहा हूँ फ्यूज के टॉपिक में। चलिए लिखिए, इसमें लिखिए लिक्विड टाइप HRC फ्यूज में, लिक्विड टाइप HRC फ्यूज में कार्बन टेट्रा क्लोराइड लिक्विड भरा होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड लिक्विड भरा होता है। लिक्विड टाइप HRC फ्यूज, लिक्विड टाइप HRC फ्यूज का प्रयोग, लिक्विड टाइप HRC फ्यूज का प्रयोग 132 kV के लिए, 132 kV के लिए, 132 kV तथा 400 एम्पीयर पर करते हैं। या तो आप ये कह सकते हो कि लिक्विड टाइप जो HRC फ्यूज है उसको मैं अधिकतम 132 kV वोल्टेज तक प्रयोग करता हूँ, और जो 132 kV पर यूज हो रहा है तो उस टाइम फ्यूज की करंट रेटिंग 400 एम्पीयर होगी। अगर इसकी ब्रेकिंग करंट की बात करें तो इसकी ब्रेकिंग करंट हो जाती कुछ ऐसे। लिक्विड टाइप HRC फ्यूज 132 kV पर ब्रेकिंग करंट 6100 एम्पीयर होती है। जो लिक्विड टाइप HRC फ्यूज हम लोग यूज करते हैं उसकी ब्रेकिंग करंट होती है 6100 एम्पीयर। अब अगला हम लोग लिखते हैं, अगला टॉपिक है एक्सपल्सन टाइप हाई वोल्टेज फ्यूज। एक्सपल्सन टाइप हाई वोल्टेज फ्यूज। इसको थोड़ा सा अगर आप संरचना बनाना चाहो तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। आप अगर बनाना चाह रहे हैं तो आप बना सकते हैं। ये कुछ इस तरीके का ये इंसुलेटर लगा होता है। ये ऐसा कुछ इस तरीके का इंसुलेटर लगा होगा। ये कुछ इस तरीके का इंसुलेटर लगा होगा और एक इंसुलेटर हमारा कुछ ऐसे लगता है।
इसको साथ ही साथ आप लोग बनाते चले तो सही रहेगा, समय की बचत होगी। ये हमारा आइसोलेटर के साथ पोल में माउंटेड होगा, आइसोलेटर के साथ पोल में माउंटेड होगा। और ये हमारा कुछ ऐसा करके, ये देखिए कुछ ऐसा करके ये ऐसा इसमें लगा होता है। ये समझ सकते होंगे आप। ये इसमें देखिए आप लोगों ने देखा होगा जनरली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कुछ इस तरीके के एक्सपल्सन टाइप का फ्यूज़ लगता है। ये मेरा है फ्यूज़ एलिमेंट, फ्यूज़ एलिमेंट। ये क्या है? हॉलो ट्यूब, हॉलो ट्यूब है ये, है ना। और ये जो हॉलो ट्यूब है मेरी होगी सिंथेटिक रेजिन बाइंडेड पेपर। ये जो हॉलो ट्यूब है सिंथेटिक रेजिन बाइंडेड पेपर की होगी। तो ये कुछ ऐसा होता है। अब इसके बारे में हम लोग लिखते भी चलेंगे, साथ ही साथ समझते भी चलेंगे। चलिए इसमें लिखेंगे एक्सपल्सन टाइप फ्यूज़ में, एक्सपल्सन टाइप एक्सपल्सन टाइप एक्सपल्सन टाइप एक्सपल्सन टाइप फ्यूज़, एक्सपल्सन टाइप फ्यूज़ हॉलो ट्यूब का, हॉलो ट्यूब का बना होता है, हॉलो ट्यूब का बना होता है। और दूसरा इसमें लिखेंगे, इसमें लिखते चले जाएंगे, आपको समझ में आता ही चला जाएगा, बहुत ज़्यादा समझाने के लिए कुछ है नहीं इसमें। हॉलो ट्यूब के अंदर, हॉलो ट्यूब के अंदर, हॉलो ट्यूब के अंदर एलिमेंट लगा होता है, एलिमेंट लगा होता है, एलिमेंट लगा होता। एलिमेंट कौन सा? फ्यूज वाला एलिमेंट लगा होता, फ्यूज एलिमेंट। अब अगला इसमें लिखिए, जब इसमें होता क्या है, ये जब मेरा फ्यूज एलिमेंट जब इसमें फॉल्ट करंट आती है तो ये फ्यूज एलिमेंट मेरा मेल्ट होता है। मेल्ट होने के कारण इसमें हीट डेवलप होता है और इस हीटिंग कारण ये जो ट्यूब है, इसके जो ये जो ट्यूब है जिस मटेरियल का बना होता है ये डिकम्पोज होता है और डिकम्पोज के होने के कारण ये एक गैस बनाता है और उस गैस के कारण यहाँ पर जो फ्यूजिंग के टाइम में जो मेरी आर्क बनी होती है वो उस आर्क को क्वेंच करता है। तो इसीलिए इसको ट्यूब के साथ एलिमेंट ये लगाया जाता है, इसका मेन पर्पज़ ये है। इसमें लिखिएगा, जब फ्यूज एलिमेंट, जब फ्यूज एलिमेंट मेल्ट होता है, जब फ्यूज एलिमेंट मेल्ट होता है तो हॉलो ट्यूब, हॉलो ट्यूब, हॉलो ट्यूब का मटेरियल, इनर वाला मटेरियल, हॉलो ट्यूब का मटेरियल डिकम्पोज होकर, डिकम्पोज होकर, डिकम्पोज होकर एक गैस बनाती है, एक गैस बनाती है। जब फ्यूज एलिमेंट मेल्ट होता है तो हॉलो ट्यूब का मटेरियल डिकम्पोज होकर एक गैस बनाता है जो कि आर्क को
क्वेंच करने में, आर्क को क्वेंच करने में सहायक होता है। आर्क को क्वेंच करने में सहायक होता है। चलिए ठीक है। एक्सपल्सन टाइप फ्यूज की 11 kV पर 250 MVA 250 MVA ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है। ध्यान दीजिएगा, 11 kV पर इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी 250 MVA होती है। इस चीज़ को गौर करिएगा, ये पूछी जाने वाली चीज़ है। अगला इसमें लिखेंगे ये यूज कहाँ होता है। इस फ्यूज का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन, ओवरहेड लाइन प्रोटेक्शन, केबल टर्मिनेशन प्रोटेक्शन के लिए प्रयोग होता है। देखो, एक्सपल्सन टाइप फ्यूज जनरली आप जान लो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में होता है, और मुख्यतः आपको मैं बता दूं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए होता है। मुख्यतः उसमें लाइन है तो लाइन का भी प्रोटेक्शन हो जाएगा, लेकिन मुख्यतः डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग 11 kV पर एक्सपल्सन टाइप फ्यूज का यूज करते हैं। चलिए अब इसको हटाया जाए और हम लोग आगे बढ़ें अपने अगले टॉपिक की ओर। इसको हटाते हैं। ये जितने फ्यूज आपको बताए जा रहे हैं सारे के सारे फ्यूज हाई वोल्टेज फ्यूज हैं। सारे के सारे फ्यूज हाई वोल्टेज फ्यूज हैं, उन्हीं का डिस्कशन चल रहा है। अब हम लोग अपने अगले फ्यूज की ओर बढ़ेंगे, जो हमारा है डीओ फ्यूज। आप लोगों ने सुना भी होगा कि डीओ फ्यूज के बारे में सुने होंगे। डीओ फ्यूज का फुल नाम हम लोग बोल सकते हैं ड्रॉप आउट फ्यूज। और जो ट्रांसफार्मर में जैसे तिरछा पाइप नुमा लगा होता वही होता है डीओ फ्यूज, और वो एक तरीके का एक्सपल्सन टाइप फ्यूज होता है। लिखेंगे डीओ फ्यूज, इसी को लिख सकते हैं ब्रैकेट में ड्रॉप आउट फ्यूज। ये सब हमारा हाई वोल्टेज फ्यूज का जिक्र हो रहा है। इसमें लिखिए डीओ फ्यूज एक्सपल्सन टाइप फ्यूज होता है। डीओ फ्यूज एक्सपल्सन टाइप फ्यूज होता है। यह आपको हमने बताया जैसे कि इसका प्रयोग हम लोग आइसोलेटर के साथ पोल माउंटेड करते हैं, जिससे बोलते हैं TPMO, थ्री पोल मूविंग ऑपरेशन, TPMO। चलिए, यह आइसोलेटर के साथ पोल माउंटेड होता है ना। इसका प्रयोग, ये महत्वपूर्ण लाइन है, इसका प्रयोग, ये लाइन ध्यान देने वाली बात है। इसका प्रयोग
आउटडोर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन में होता है। चलिए, ये हमारा हो गया डीओ फ्यूज के बारे में। डीओ फ्यूज के बारे में कभी कभार पूछ लिया जाता है। चलिए, अब कुछ जो हैं स्पेशल टाइप के ऑपरेटर्स हैं, उसमें जो फ्यूज लगता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो लिखिएगा फ्यूज फॉर मोटर। मोटर में देखिए स्टार्टिंग में इनरस करंट फ्लो होती है, तो इसमें जो मैं फ्यूज यूज करता हूँ उसका नाम बोलता हूँ मैं टाइम डिले फ्यूज। इसमें टाइम डिले फ्यूज प्रयोग किया जाता है। देखो होता क्या है, जो टाइम डिले फ्यूज होता है वो जिंक का बनाया जाता है और वो थोड़ा देर से ऑपरेट होता है, तो इसीलिए इसका नाम हम लोग दे देते हैं टाइम डिले फ्यूज। और ऐसा पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव में कि टाइम डिले फ्यूज का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो आपका जवाब है कि टाइम डिले फ्यूज का यूज हम लोग मोटर में करते हैं। मोटर के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग टाइम डिले फ्यूज का यूज करते हैं। अब आगे लिखिए फ्यूज फॉर कैपेसिटर कामा ट्रांसफार्मर कामा फ्लोरेसेंट लाइट। स्पेलिंग थोड़ा इसको चेक कर लीजिएगा। चलिए, देखो इसमें जो फ्यूज होता है, इसमें फ्यूज जो हम लोग यूज करते हैं वो इनकी रेटिंग से कम 25 से 50% अधिक रेटिंग का हम लोग फ्यूज यूज करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे मेरा कैपेसिटर ले लूँ तो इसमें ट्रांजिएंट करंट फ्लो होती है, ट्रांसफार्मर है या फ्लोरेसेंट लाइट है, इसमें भी वही चीज़ होती है। तो स्टार्टिंग टाइम में इसमें काफ़ी अधिक करंट फ्लो होती है, तो हम तो चाहते नहीं हैं कि हमारा नॉर्मल करंट या स्टार्टिंग टाइम में फ्यूज हमारा मेल्ट हो जाए, फ्यूज मेरा ऑपरेट हो जाए। मैं तो ऐसा चाहता नहीं, मैं तो यही चाहता हूँ कि फॉल्ट के कंडीशन में यही ऑपरेट हो। तो इसलिए जो इनकी रेटिंग है, चाहे हमारा चाहे कैपेसिटर हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो, चाहे फ्लोरेसेंट लाइट हो, उनके रेटिंग का लगभग 25 से 50% अधिक रेटिंग का हम फ्यूज लगाते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे। लिखिए इसमें सेलेक्टेड ऑपरेटर्स की करंट रेटिंग से 25 से 50% अधिक करंट रेटिंग का फ्यूज लगाते हैं। इसमें 25 से 50% अधिक क्षमता का फ्यूज लगाया जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं एडवांटेज ऑफ सिल्वर एलिमेंट फ्यूज। एडवांटेज ऑफ सिल्वर एलिमेंट का एडवांटेज क्या होता है? लिखिएगा एडवांटेज ऑफ सिल्वर एलिमेंट। चलिए इसमें लिख, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसमें डिटेरियोरेशन काफ़ी कम होता है, या तो ये कहें इसमें ऑक्सीडेशन कम होता है। लिखेंगे इसमें ऑक्सीडेशन बहुत कम होता है। अगला लिखिए इसे लॉन्ग लाइफ तक
बिना, इसे लॉन्ग लाइफ तक बिना डिटीरियोरेट हुए, इसे लॉन्ग लाइफ तक बिना डिटीरियोरेट हुए प्रयोग किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। अगर ये डिटीरियोरेट नहीं होगा तो ये होगा कि इसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है या करंट रेटिंग लॉन्ग लाइफ तक समान रहेगी। इसे जो हमने मान लीजिए 10 एम्पियर के हमने करंट रेटिंग सेलेक्ट किया, ये कोई मेरा फ्यूज एलिमेंट था, इसके लिए हमने 10 एम्पियर तक की करंट रेटिंग सेलेक्ट किया। लेकिन जब ये डिटीरियोरेट होगा तो इसकी ऊपरी वाली आवरण है, इसकी ऊपरी वाली सतह ऑक्सीकरण करके वो हट जाती है, जिसके कारण ये वायर पहले की तुलना में पतला हो जाता है। तो क्या होता है, इसकी करंट रेटिंग भी घट जाती है। लेकिन सिल्वर एलिमेंट में ऐसा नहीं होता है, तो इसको हम लोग अधिक दिनों तक वही रेटिंग के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। अगला इसे चाहे हम लोग लिख सकते हैं अधिक दिनों तक एक ही रेटिंग के लिए प्रयोग किया जा सकता है ना। एक चीज़ और जान लीजिए, इसकी चूँकि कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, तो अगर कंडक्टिविटी हाई होगी तो हमने पिछले क्लास में हम समझाए थे, कंडक्टिविटी हाई होगी तो मटेरियल हमारा पतला होगा, कंडक्टिविटी अगर लो होगी तो हमको थोड़ा मोटा एलिमेंट यूज करना पड़ेगा। अगर एलिमेंट मेरा मोटा रहेगा तो आर्क क्वेंच होने में उसमें ज़्यादा समय लगेगा, तो जो मोटा वाला एलिमेंट रहेगा उसका ऑपरेटिंग टाइम बढ़ जाएगा, जो पतला वाला एलिमेंट है उसकी ऑपरेटिंग टाइम घट जाएगी। तो चाहो तो इसको लिख सकते हो, इसका ऑपरेशन बहुत फास्ट होता है, इसका ऑपरेशन बहुत फास्ट होता है, अब चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो, इसमें लिख भी सकते हो सिल्वर एलिमेंट की चालकता बहुत अधिक होती है। चलिए, तो ये तरह हमारा सिल्वर एलिमेंट का एडवांटेज। अब इसको हटाते हैं और हम लोग थोड़ा सा ये करते हैं कि इसके फ्यूज की और सर्किट ब्रेकर की तुलना कर लेते हैं। फ्यूज और सर्किट ब्रेकर की हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा तुलना कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं कि क्या है दोनों में कंपैरिजन बिटवीन सर्किट ब्रेकर एंड फ्यूज। फ्यूज और सर्किट ब्रेकर का हम लोग तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। और ये समझने वाली चीज़ है, अगर समझ गए तो ये कभी याद करने वाली चीज़ नहीं है। अगर आप एक बार समझ जाओ तो ये कभी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इसके केस में हेडिंग डालिए कंपैरिजन बिटवीन फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर कंपैरिजन बिटवीन फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर, कंपैरिजन बिटवीन फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर। चलिए, ये कुछ पार्टिकुलर हम लोग ले, ये मेरा फ्यूज हो गया
और ये मेरा हो गया सर्किट ब्रेकर। ये मेरा पार्टिकुलर फ्यूज सर्किट ब्रेकर। अब अगर फंक्शन की बात करें, इसके फंक्शन की बात करें मीन्स ये क्या क्या कार्य करता है, तो फ्यूज जो हमारा रहता है आप जानते हो, फ्यूज फॉल्ट को डिटेक्ट करता है तथा सर्किट को इंटरप्ट करता है। फ्यूज फॉल्ट को डिटेक्ट करता है और सर्किट को इंटरप्ट करता है। देखो कैसे करता है। ये आप जो सोर्स लगा होता था, आप यहाँ पर ऐसे कुछ फ्यूज लगाया करते थे, है ना, और यहाँ पर मान लीजिए शॉर्ट सर्किट आया, तो देखो फ्यूज में तो केवल फ्यूज है और फ्यूज ही फॉल्ट को डिटेक्ट करता है। फ्यूज को फॉल्ट को कैसे डिटेक्ट किया, जब इसमें करंट अधिक मात्रा में पहुंच गई तभी इसका डिटेक्शन हो जाता, उसी डिटेक्शन के कारण ये मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होके अगर अलग हो गया तो ये इंटरप्शन हो गया। लेकिन सर्किट ब्रेकर अगर मेरा सर्किट में लगा होता है तो सर्किट ब्रेकर रिले की सहायता से ऑपरेट करता है। रिले की सहायता से कैसे ऑपरेट करता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर फ्यूज ना लगा होता, यहाँ पर ये लग गया मेरा सर्किट ब्रेकर, ये लगा है ना, ये सर्किट ब्रेकर है और इस सर्किट ब्रेकर में मान लीजिए शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आया, तो आप जानते हो कि सर्किट में आपका सीटी भी लगा होता है, तो सीटी भी लगा होता है और एक कंट्रोल रूम में कोई हमारा कंट्रोल और रिले पैनल लगा होता है, उसमें मेरा रिले लगा होता है। समझिएगा, इस सीटी का कनेक्शन इस रिले में आता है, इस सीटी का कनेक्शन इस रिले में आता है। अब अगर रिले सेंस करता है, अगर यहाँ से ये देखिए सीटी, देखिए अगर जब फॉल्ट आएगा तो इस लाइन में करंट बढ़ेगी, इस लाइन में भी फॉल्ट करंट किलो एम्पियर में फ्लो करेगी, तो इसके कारण इस सीटी में भी करंट हमारी बढ़कर फ्लो करेगी। अगर जब इस सीटी में करंट की वैल्यू अधिक हो जाएगी तो रिले मेरा ऑपरेट हो जाएगा। रिले ऑपरेट होकर सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजता है कि वो ट्रिप करा दे। तो यहाँ पर जो सर्किट ब्रेकर मेरा था ये फॉल्ट को डिटेक्ट नहीं करता, फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए इसने क्या लगा रखा है, रिले लगा रखा है। रिले कहाँ लगा रहता है, कंट्रोल एंड रिले पैनल में लगा रहता है। ये सर्किट ब्रेकर के जो पार्ट है, सर्किट ब्रेकर का पार्ट रिले नहीं होता है, रिले एक अपना अलग पार्ट होता है, रिले एक टोटली अलग पार्ट है, सर्किट ब्रेकर टोटली अलग पार्ट है। सर्किट ब्रेकर स्विचिंग डिवाइस है, रिले मेरा प्रोटेक्टिंग डिवाइस है। तो सर्किट ब्रेकर फॉल्ट को सेंस नहीं करता, उसके लिए हम लोग रिले लगाते हैं। रिले सेंस करके सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजता है ओपन करने के लिए। ये रिले ये नहीं बताता सर्किट ब्रेकर को फॉल्ट आ गया कि नहीं आ गया, रिले का काम रहेगा ओपन करो। रिले को अगर पता चला कि फॉल्ट आया तो ये क्या करेगा, ओपन करो। रिले को कैसे पता चलेगा फॉल्ट आया, जब फॉल्ट आएगा तो सीटी के सेकेंडरी में करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो रिले मेरा ऑपरेट कर जाएगा, रिले मेरा पिकअप होकर सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करेगा। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको और बता दूं कि इसके बारे में अभी और डिटेल में मैं बताऊँगा। जब आपको मैं रिले पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर भी मैं एक एग्जाम्पल इसका लेके और डिटेल में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपका रिले सर्किट ब्रेकर की सहायता से सर्किट को ट्रिप करता, सीटी कहाँ लगा होता है, रिले कहाँ लगा होता है। और आपको एक चीज़ और बता दें, अगर आपको देखना हो एकदम एक्चुअल से आँख में, तो कभी आप आ जाइए हमारे सब स्टेशन में, मैं आपको आपके सामने फॉल्ट प्रोवाइड करके और रिले आपको कैसे घूम के ऑपरेट करता है और कैसे सिग्नल सर्किट ब्रेकर में भेजा तो सर्किट ब्रेकर कैसे ऑपरेट होकर ओपन हो गया और आपका फॉल्ट क्लियर हो गया। ये सब चीज़ आपको प्रैक्टिकली आँख के सामने ये करके दिखा दी जाएगी, आप अगर कभी आइए सब स्टेशन में। चलिए खैर वो बात की बात है, हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। ये मेरा टॉपिक ये था कि फ्यूज फॉल्ट को डिटेक्ट करता है तथा सर्किट को इंटरप्ट करता है। लेकिन जो मेरा सर्किट ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर
सर्किट को इंटरप्ट करता है, इंटरप्ट करता है फॉल्ट का डिटेक्शन रिले द्वारा होता है। फॉल्ट का डिटेक्शन रिले द्वारा होता है। ये हुआ फंक्शन की बात। अब आ जाते हैं ऑपरेशन की बात। ऑपरेशन, जो आपका फ्यूज है, फ्यूज आपका इनहेरेंटली कंप्लीटली ऑटोमेटिक होता है। फ्यूज का ऑपरेशन पूर्णतः ऑटोमेटिक होता है। ये फ्यूज का ऑपरेशन ऑटोमेटिक इसलिए हम लोग कहते हैं कि फ्यूज, देखिए, केवल फ्यूज एलिमेंट लगा होता है और फ्यूज एलिमेंट के केवल लगने के कारण जब भी इसमें फॉल्ट आया, फ्यूजिंग करंट के बराबर अगर करंट फ्लो होगी तो फ्यूज एलिमेंट मेल्ट होकर सर्किट को ऑपरेट करा देता है। इसीलिए मैं कहता हूँ इसका ऑपरेशन ऑटोमेटिक है। लेकिन अगर सर्किट ब्रेकर के केस में, सर्किट ब्रेकर को देखिए मैं दो तरीके से ऑपरेट कर सकता हूँ। मैनुअली मीन्स ऑन ऑफ करूँ अपने हाथ से, दूसरा रिले की सहायता से वो ऑपरेट हो। जो रिले की सहायता से ऑपरेट होता है उसको ऑटोमेटिक ऑपरेशन कहते हैं। जो हम खुद ऑपरेट करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, उसको मैनुअल ऑपरेशन करते हैं। तो ये जो ऑपरेशन हुआ ऑटोमेटिक ऑपरेशन किसकी सहायता से हुआ? रिले की सहायता से ना हुआ। अगर रिले नहीं लगा होता तो सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिक ऑपरेशन नहीं कर सकते थे। हम केवल मैनुअली जाकर ही ऑपरेशन कर पाते अगर रिले नहीं लगा होता तो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन ऑटोमेटिक नहीं होता है, उसे रिले की सहायता से हम लोग ऑटोमेटिक बनाते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कभी कि सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन ऑटोमेटिक है कि मैनुअली, तो आप बताएंगे मैनुअल ऑपरेशन इसके द्वारा होता है। और अगर पूछा जाए क्या रिले की सहायता से इसको ऑटोमेटिक बनाया जा सकता है, तो आपका जवाब है हाँ, इसको रिले की सहायता से हम लोग ऑटोमेटिक ऑपरेशन के लिए बना सकते हैं। चलिए इसी चीज़ को लिखते हैं। सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन ऑटोमेटिक नहीं होता है। इसे रिले की सहायता से ऑटोमेटिक बनाया जाता है। इसे रिले की सहायता से ऑटोमेटिक बनाया जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग ऑपरेटिंग टाइम। ऑपरेटिंग टाइम में देखिए क्या है। ऑपरेटिंग टाइम, इसका ऑपरेटिंग टाइम वेरी फास्ट होता है, वेरी फास्ट, लगभग 2 मिलीसेकंड, लगभग 2 मिलीसेकंड, अप्रॉक्स 2 मिलीसेकंड। और ये आपका कंपैरेटिवली हाई, अप्रॉक्स आपका हो जाएगा लगभग, हम लोग 50 मिलीसेकंड लिख दें, 20 से 50 मिलीसेकंड। जो बहुत फास्ट सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करता है, वो क्या होता है 20 मिलीसेकंड से 30 मिलीसेकंड तक ऑपरेट कर जाता है, 20 से 50 मिलीसेकंड तक ऑपरेट कर जाता है। हाँ, समझने वाली बात यह है कि ये 2 मिलीसेकंड है और ये कितना है 20 मिलीसेकंड, या मैं 50 मिलीसेकंड ही लिखा हूँ, 50 मिलीसेकंड है। दोनों मिलीसेकंड में है। फ्यूज मिलीसेकंड में ऑपरेट हो रहा है, सर्किट ब्रेकर भी मिलीसेकंड में ऑपरेट हो रहा है। लेकिन फ्यूज सर्किट ब्रेकर की तुलना में
फास्ट ऑपरेट हो रहा है। क्यों ऑपरेट हो रहा है? उसके पीछे रीज़न ये है कि जो सर्किट ब्रेकर मेरा ऑपरेट हो रहा है, सर्किट ब्रेकर को कहाँ कहाँ से सिग्नल मिलता है? सर्किट ब्रेकर को रिले से मिलता है, रिले को कहाँ से मिलता है? सीटी से मिलता है, सीटी को कहाँ से मिलता है? सर्किट से मिलता है या सर्किट की लाइन से मिलता है। तो जितने ज़्यादा एलिमेंट सर्किट में जुड़ते चले जाएंगे, जितने ज़्यादा सर्किट में एलिमेंट जुड़ते चले जाएंगे, उसका ऑपरेशन उतना ही फास्ट होता चला जाएगा, उसका ऑपरेशन उतना ही फास्ट होता चला जाएगा। फ्यूज में कोई एलिमेंट नहीं जुड़ रहा, डायरेक्ट सर्किट में लगा है, डायरेक्ट सेंस किया, ऑपरेट करके अपना काम ख़त्म किया, इसीलिए इसको कम समय लगता है और सर्किट ब्रेकर को ज़्यादा समय लगता है। जितना ज़्यादा एलिमेंट ऐड होता चला जाएगा, उतना अधिक टाइम हो लगेगा और उतना अधिक मेंटेनेंस भी बढ़ेगा, उतना अधिक मेंटेनेंस भी बढ़ेगा, उतना अधिक मेंटेनेंस भी बढ़ जाएगा। आप लिख लेते हैं रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट के बारे में समझेंगे। रिप्लेसमेंट, जो आपका फ्यूज है, आप जानते हो कि प्रत्येक ऑपरेशन के बाद फ्यूज को रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है, तो यही चीज़ हमको यहाँ पर लिखना है। प्रत्येक ऑपरेशन के बाद, प्रत्येक ऑपरेशन के बाद फ्यूज को रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है। लेकिन सर्किट ब्रेकर में ऐसा नहीं है। सर्किट ब्रेकर में ऑपरेशन के बाद रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर्किट ब्रेकर बहुत कॉस्टली भी होता है। सर्किट ब्रेकर आसानी से फ्यूज की तरह रिप्लेस करके, छोटा सा फ्यूज नहीं होता है, काफ़ी बड़ा सर्किट ब्रेकर होता है, उसको रिप्लेस किया भी नहीं जा सकता है। हालांकि उसका रिप्लेसमेंट होता भी नहीं, वो ऐसा बनाया ही जाता है कि वो रिपीटेड ड्यूटी के लिए काम कर सके, बार बार हम उससे ऑपरेट कर पाएँ। चलिए, सर्किट ब्रेकर को ऑपरेशन के बाद रिप्लेसमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिए, ये तो हुआ आपका सर्किट ब्रेकर और फ्यूज के बीच में डिफरेंस। इससे अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ये भी आप समझ लीजिएगा। अब हम एक टॉपिक और हमारा बच रहा है आज की क्लास का, उसका भी डिस्कशन करते हैं। उसका डिस्कशन कुछ इस तरीके से है। हमको करना क्या है कि हमको सीरीज में जैसे फ्यूज लगाना है, तो हम ये चाहते हैं कि कोई फ्यूज, जिस फ्यूज से संबंधित या जिस फ्यूज के नियरेस्ट फॉल्ट आए, केवल वही फ्यूज ऑपरेट हो। कहने का मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि हम दोनों फ्यूज में प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन करना चाहते हैं। तो वो डिस्क्रिमिनेशन हम क्या सेटिंग रखें, ऐसा क्या सेटिंग रखें कि दोनों फ्यूज प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन में ऑपरेट हों। तो हेडिंग डालेंगे डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टू फ्यूज, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टू फ्यूज, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टू फ्यूज। अब हम लोग ऐसा करते हैं, ये हम एक फीडर बनाते हैं। ये मेरा एक फीडर है और यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा हुआ है। ये एक फ्यूज़ ये लगा है। दोनों फ्यूज़ों के बीच, इन दोनों फ्यूज़ों के बीच हमको डिस्क्रिमिनेशन करना है। ठीक है, ये फ्यूज़ लगा है, इसको एक को मैं बोलता हूँ माइनर फ्यूज़,
माइनर फ्यूज़। जो फीडर से दूर रहता है इसको मैं बोलता हूँ माइनर फ्यूज़, और जो फीडर के नज़दीक होता है इसका नाम होता है मेजर फ्यूज़। चाहो तो F1 नाम दे दो, चाहो तो F2 नाम दे दो। तो हमने क्या कहा, फीडर से जो दूर फ्यूज़ है, फीडर से जो दूर फ्यूज़ है उसको हमने क्या कहा, फीडर से दूर वाले फ्यूज़ को माइनर फ्यूज़ तथा फीडर के नज़दीक वाले फ्यूज़ को मेजर फ्यूज़ कहते हैं। मेजर फ्यूज़ कहते हैं। अब प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन के लिए इनकी एक कंडीशन है। फॉर प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन, फॉर प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टू फ्यूज़, फॉर प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टू फ्यूज़। तो इसमें हम लोग करते क्या है, एक फ्यूज़ जो हमारा मेजर फ्यूज़ होता है, जो मेरा मेजर फ्यूज़ होता है उसका प्री आर्किंग टाइम, जो मेरा मेजर फ्यूज़ होता है उसका प्री आर्किंग टाइम माइनर फ्यूज़ के टोटल ऑपरेटिंग टाइम से मैं अधिक रखता हूँ। अभी ये बात आप नहीं समझ पा रहे होंगे। इसको ऐसा करते हैं, हम लोग लिखते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। चलिए अगला हो जाए, इसका होगा मेजर फ्यूज़ ऑफ प्री आर्किंग टाइम। मेजर फ्यूज़ ऑफ प्री आर्किंग टाइम इज़ ग्रेटर देन ऑफ माइनर फ्यूज़ ऑफ ऑपरेटिंग टाइम। माइनर फ्यूज़ ऑफ ऑपरेटिंग टाइम, माइनर फ्यूज़ ऑफ ऑपरेटिंग टाइम। जो मेजर फ्यूज़ का है, मेजर फ्यूज़ है उसका प्री आर्किंग टाइम माइनर फ्यूज़ के टोटल ऑपरेटिंग टाइम से अधिक होगा। टोटल ऑपरेटिंग टाइम से अधिक होगा, तभी वो प्रॉपर डिस्क्रिमिनेट कर पाएगा। अभी एक उदाहरण ले लेते हैं, वैसे हम लोग समझते हैं। एक मान लीजिए ये फ्यूज़ है जो ये मेजर वाला है, ये मान लीजिए मेजर फ्यूज़ है। इसका देखिए कुछ ग्राफ ऐसे बन रहा है, ठीक है, समझिएगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बना। ये इसका ग्राफ कुछ ऐसे बना है ना। ये मेरा मेजर फ्यूज़ का है, ये मेरा मेजर फ्यूज़ है, और ये वाला मेरा है, ये वाला मेरा है, ये है ना कट ऑफ पॉइंट, यही तो है कट ऑफ पॉइंट। और यहाँ से यहाँ तक के टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री आर्किंग टाइम। प्री आर्किंग टाइम। अगर मैं मानूं कि ये जो मेरा प्री आर्किंग टाइम है, ये मेरा प्री आर्किंग टाइम मेरा है 2 मिलीसेकेंड। कितना है, 2 मिलीसेकेंड। और टोटल ऑपरेटिंग यहाँ से यहाँ तक का हो जाता है टोटल ऑपरेटिंग टाइम। तो इसका टोटल ऑपरेटिंग टाइम कितना है, 4 मिलीसेकेंड। आप अभी समझिएगा। एक फ्यूज़ हम ले लेते हैं, इसको फ्यूज़ नंबर 2 नाम दे देते हैं। ये हमारा माइनर फ्यूज़ है, और इसका भी हम लोग ग्राफ इसको बनाते हैं।
ये हमने माना कुछ ऐसा और ये मेरा कुछ इस तरीके से बना। तो मैं क्या किया, इस फ्यूज़ का जो टोटल ऑपरेटिंग टाइम है, इस फ्यूज़ का टोटल ऑपरेटिंग टाइम देखिए कितना हम ले लिए, 3 मिलीसेकेंड। 3 मिलीसेकेंड ये मेरा क्या है, कट ऑफ पॉइंट है, कट ऑफ पॉइंट। देखो हमने 2 फ्यूज लिया, एक मेरा मेजर फ्यूज है, एक मेरा माइनर फ्यूज है। अब ये जो मेजर फ्यूज है इसका टोटल ऑपरेटिंग टाइम कितना है, 4 मिलीसेकेंड। ये वाला फ्यूज कहाँ लगा है, यहाँ पर लगा है ना। और ये मेरा माइनर फ्यूज है, इस माइनर फ्यूज का टोटल ऑपरेटिंग टाइम कितना है, 3 मिलीसेकेंड। और ये लगा कहाँ है, यहाँ पर लगा है। अब आप थोड़ा सा तुलना करिए, जो ये इसका ऑपरेटिंग टाइम कितना है, 4 मिलीसेकेंड, इसका ऑपरेटिंग टाइम कितना है, 3 मिलीसेकेंड। ये 4 मिलीसेकेंड है और ये 3 मिलीसेकेंड है। ये 4 मिलीसेकेंड है, ये 3 मिलीसेकेंड है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर ऑपरेटिंग टाइम की मैं बात करूं, तो ये 3 मिलीसेकेंड है और इसका ऑपरेटिंग टाइम क्या है, 4 मिलीसेकेंड। अब आपको यहाँ पर ये लग रहा होगा कि अगर मान लीजिए इनकेस यहाँ पर फॉल्ट आया, अगर आपको अभी ये लग रहा होगा कि अगर इनकेस यहाँ पर फॉल्ट आया, तो यहाँ से यहाँ पूरे लाइन में तो फॉल्ट करंट फ्लो होगी। मतलब कि ये इस पूरी लाइन में फॉल्ट करंट, ये ऐसे फॉल्ट करंट फ्लो होने लगेगी, होगी फॉल्ट करंट ग्राउंड में फ्लो। तो आपको ये लग रहा है ये 3 मिलीसेकंड में ऑपरेट हो रहा है और ये 4 मिलीसेकंड में ऑपरेट हो रहा है। तो ये वाला फ्यूज हमारा पहले ऑपरेट हो जाएगा। अगर ये वाला फ्यूज ऑपरेट हो जाएगा तो फॉल्ट करंट हमारी 0 हो जाएगी, तो ये वाला फ्यूज मेरा ऑपरेट नहीं होगा। अभी यही लग रहा होगा, अभी की ये कंडीशन है, ये 3 मिलीसेकंड इसका ऑपरेटिंग टाइम है, इसका 4 मिलीसेकंड है। तो कौन सा पहले ऑपरेट करेगा, ये वाला ऑपरेट करेगा। तो ये वाला ऑपरेट हो गया तो ये वाला ऑपरेट नहीं होगा। लेकिन प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन की अगर हम बात करें तो उसकी कंडीशन हमने कुछ ये मान के रखी थी। प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन के लिए आपको भले लग रहा है कि ये फ्यूज हमारा जो माइनर फ्यूज केवल ऑपरेट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इन फ्यूज की कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस टाइप की है तो हमारा दोनों फ्यूज ऑपरेट करेगा। मतलब कि जो यहाँ वाला फ्यूज है और जो ये वाला फ्यूज है, ये दोनों फ्यूज ऑपरेट करेगा इस कंडीशन में। अगर केवल ऑपरेटिंग टाइम ये और ये दिया है, हमारा प्री आर्किंग टाइम वाला कंडीशन नहीं इसमें दिया है, प्री आर्किंग टाइम कंडीशन आपको नहीं पता है, तो इस टाइम आप ये नहीं कह सकते हो कि केवल यही फ्यूज ऑपरेट करेगा। ये आपको तब पता चलेगा जब आपको मेजर फ्यूज है, उस मेजर फ्यूज का प्री आर्किंग टाइम पता चल जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि ये फ्यूज मेरा ऑपरेट करेगा या नहीं करेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हम आते हैं इन दोनों ग्राफ की ओर। ये ग्राफ क्या कह रहा है, इसमें कट ऑफ पॉइंट कितने सेकंड में आता है, 2 मिलीसेकंड में आता है। और इसका कट ऑफ पॉइंट अगर मान लो ये 2 मिलीसेकंड, इसको मैं मान लेता हूँ 1.5 मिलीसेकंड में आता है। लेकिन यहाँ कट ऑफ का यहाँ कोई मतलब नहीं होगा, मैं मान लूँ यहाँ पर 1.5 मिलीसेकंड में। ये ऑपरेट कहाँ से कितने में करता है, 3 मिलीसेकंड में। अब यहाँ पर ज़रा गौर करिए, ये 3 मिलीसेकंड में ऑपरेट होकर करंट 0 किया, 3 मिलीसेकंड में ऑपरेट होकर करंट ये 0 किया। दोनों फ्यूज, ये फ्यूज और ये फ्यूज, दोनों फ्यूज ये और ये सीरीज में लगे हैं। इसका ऑपरेटिंग टाइम 3 मिलीसेकंड है और इसका ऑपरेटिंग टाइम 4 मिलीसेकंड है। और इसका कट ऑफ पॉइंट कितना है, 2 मिलीसेकंड है। तो 3 मिलीसेकंड की अगर हम बात करें तो 3 मिलीसेकंड हमारा कुछ यहाँ आता होगा, ये 3 मिलीसेकंड कुछ यहाँ आता होगा, 3 मिलीसेकंड यही ना आता होगा। ये वाला पॉइंट मेरा यहाँ पर 3 मिलीसेकंड होगा, 3 मिलीसेकंड होगा। मतलब ये जो 3 मिलीसेकंड यहाँ पर आए, ये कट ऑफ पॉइंट के आगे आ रहा है, तो आप हमको एक चीज़ ये बताइए, 3 मिलीसेकंड में ये ऑपरेट होता है और 2 मिलीसेकंड में ये कट ऑफ पॉइंट पर पहुँच जाता। 2 मिलीसेकंड में कट ऑफ पॉइंट पर पहुँचने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मेरा फ्यूज एलिमेंट, ये कट ऑफ पॉइंट पर फ्यूज एलिमेंट मेरा मेल्ट हो गया।
फ्यूज एलिमेंट मेरा क्या हो गया, मेल्ट हो गया। और मेल्ट होने के बाद क्या बन गई, आर्क बन गई। मेल्ट होने के बाद आर्क बन गई और ये 3 मिलीसेकंड तक इसमें आर्क ही बनी रह गई। अगर ये 3 मिलीसेकंड में ये वाला ब्रेक करके ये वाला अलग हो गया तो जो फाल्ट करंट फ्लो हो रही थी वो फ्लो नहीं होगी, मतलब यहाँ पर जो आर्क बन रही थी वो आर्क बुझ जाएगी। लेकिन चूंकि फ्यूज मेरा मेल्ट हो चुका था, तो इसका मतलब ये भी फ्यूज सर्किट्स में ब्रेक हो जाएगा, ये भी फ्यूज सर्किट में ब्रेक हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जो इसका प्री आर्किंग टाइम है, इसका प्री आर्किंग टाइम, किसका प्री आर्किंग टाइम, मेजर फ्यूज का प्री आर्किंग टाइम माइनर फ्यूज के टोटल ऑपरेटिंग टाइम से कम हो गया। मेजर फ्यूज का प्री आर्किंग टाइम कितना है, 2 मिलीसेकंड है। माइनर फ्यूज का ऑपरेटिंग टाइम कितना है, 3 मिलीसेकंड है। तो माइनर फ्यूज के ऑपरेटिंग टाइम से मेजर फ्यूज का प्री आर्किंग टाइम कम हो गया, इसलिए दोनों फ्यूज ऑपरेट हो जाएंगे। मतलब कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हमको प्राप्त नहीं होगा। हम क्या कह रहे हैं कि हमको डिस्क्रिमिनेशन के लिए जो मेरा मेजर फ्यूज है इसका प्री आर्किंग टाइम माइनर फ्यूज के टोटल ऑपरेटिंग टाइम से अधिक होना चाहिए। यहाँ पर माइनर फ्यूज का टोटल ऑपरेटिंग टाइम कितना है, 3 मिलीसेकंड है। तो अगर मैं मान लूँ ये जो मेरा प्री आर्किंग टाइम हमने 2 मिलीसेकंड मान के रखा, इस 2 मिलीसेकंड को हम मान लें कि हमारा ये 3.5 मिलीसेकंड है, 3.5 मिलीसेकंड है। तब क्या होगा, देखिए होता क्या, जब तक ये मेरा टोटल ऑपरेट ना हो जाए तब तक मैं फॉल्ट बना रहा ये सर्किट में, मैं ऐसा मानता हूँ। तो अब ये जब 3 मिलीसेकंड में ऑपरेट हो गया, अब आइए फिर से माइनर फ्यूज की ओर, ये फिर से माइनर फ्यूज लग गया। अब देखिए यहाँ पर ये 3 मिलीसेकंड में ऑपरेट होता है, ये क्या हुआ, फॉल्ट यहाँ पर आया पॉइंट ओ पर, यहाँ पर फॉल्ट आने के बाद कट ऑफ पॉइंट पे पहुँचा, कट ऑफ पॉइंट पहुँचने के बाद मेल्ट हुआ, मेल्ट होने के बाद यहाँ से आर्क बना और टोटल फॉल्ट से लेकर 3 मिलीसेकंड में ये फ्यूज क्या हुआ, ब्रेक करके सर्किट को ये ब्रेक कर दिया। अब सर्किट को ब्रेक कर दिया, अब आप कल्पना करिए कि इस फ्यूज में 3 मिलीसेकंड कहाँ होगा, तो इस फ्यूज में आपको 3 मिलीसेकंड में बता दूं कहाँ होगा। अगर ये मेरा कट ऑफ पॉइंट कितना है, 3.5 मिलीसेकंड है, तो आपका 3 मिलीसेकंड इस कट ऑफ पॉइंट से पहले होगा, इस कट ऑफ पॉइंट से पहले होगा। अब जब तक कट ऑफ पॉइंट तक मेरी करंट नहीं फ्लो होगी, जब तक कट ऑफ पॉइंट तक मेरी करंट नहीं फ्लो होगी तब तक फ्यूज मेरा मेल्ट नहीं होगा। फ्यूज मेल्ट ना होने का मतलब ये हुआ सर्किट मेरा ब्रेक नहीं होगा। तो इस कंडीशन में ये फ्यूज लगा रह जाएगा, ये मेल्ट नहीं करेगा, केवल यही फ्यूज ऑपरेट करेगा, ये वाला फ्यूज लगा रह जाएगा। इससे रिलेटेड जो भी सप्लाई हैं उनको सप्लाई फ्लो होती रहेगी। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये समझा कि मेजर फ्यूज और माइनर फ्यूज के बीच कैसे टाइम का डिस्क्रिमिनेशन हम लोग करें। तो आप इसको हमेशा याद रखिएगा, मेजर फ्यूज का आर्किंग टाइम माइनर फ्यूज के टोटल ऑपरेटिंग टाइम से सदैव अधिक होना चाहिए। अगर आपको प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन प्राप्त करना है तो ये इसकी कंडीशन है, इस कंडीशन को आप फॉलो कराएंगे तभी आप 2 सीरीज में लगे हुए फ्यूज के बीच प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन प्राप्त कर पाएंगे। एक चीज़ आप और जान लीजिए, बहुत 1 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। एक चीज़ आप ये मान लीजिए कि आप मान लीजिए कोई मैं एक समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मान लो कि एक ये मेरा सोर्स है और यहाँ पर एक क्या लगा, यहाँ पर एक फ्यूज लगा है, यहाँ पर एक फ्यूज लगा है, केवल समझने के लिए बताया जा रहा है। यहाँ पर फ्यूज लगा है और इस फ्यूज से ये मेरा लोड लगा है, क्या लगा है, लोड लगा है। ये लोड की फुल लोड करंट कितना है, 10 एम्पियर लगा है, 10 एम्पियर लगा है। यहाँ पर जो फ्यूज है वो मैं कितनी रेटिंग का लगाऊंगा, यहाँ पर जो मैं फ्यूज लगाऊंगा वो कितनी रेटिंग का लगाऊंगा, 10 एम्पियर का लगाऊंगा। ठीक है, अब आप ये बताइए, आपके पास मान लीजिए 2 फ्यूज हैं, एक फ्यूज है आपके पास एक फ्यूज है 10 एम्पियर रेटिंग का और एक फ्यूज है 8 एम्पियर रेटिंग का।
एक फ्यूज कितने का है? 8 एम्पियर रेटिंग का है। अब इन दोनों फ्यूज का जो फ्यूजिंग फैक्टर है वो है 2। इन दोनों फ्यूज का जो फ्यूजिंग फैक्टर कितना है? 2 है। तो ये बताओ ये फ्यूज ऑपरेट कितने करंट पर करेगा? अगर इसका फ्यूजिंग फैक्टर 2 है तो ऑपरेट कितने करंट पर करेगा? ये ऑपरेट करेगा 10 दूना 20 एम्पियर करंट पर ऑपरेट करेगा, और ये ऑपरेट करेगा 8 दूना 16 एम्पियर की करंट पर ये ऑपरेट करेगा। 8 एम्पियर वाला 16 एम्पियर के करंट पर ऑपरेट करेगा, 10 एम्पियर वाला 20 एम्पियर के करंट पर ऑपरेट करेगा। मतलब कि हमने ये समझा कि अगर ये 10 एम्पियर का यहाँ पर फ्यूज लगा है तो अगर इसमें कभी फॉल्ट आएगा तो हम ये मान के चलते हैं कि फॉल्ट आने पर 20 एम्पियर से करंट कम फ्लो नहीं होगी। 20 एम्पियर अगर जैसे करंट फ्लो होगी तो ये फ्यूज मेरा ऑपरेट हो जाएगा। तो एक सवाल यहाँ पर ये पूछा जाता है कि क्या 8 एम्पियर के फ्यूज को 10 एम्पियर के फ्यूज की जगह हम यूज कर सकते हैं? इसी को आप दूसरे तरीके से पूछ सकते हो, क्या 10 एम्पियर के फ्यूज को 8 एम्पियर के फ्यूज के स्थान पर यूज कर सकते हैं? बात दोनों एक ही हुई। ये हुई कि एक हमारे पास दो प्रश्न बन रहा है। एक प्रश्न में ये कहा जा रहा है क्या हम 10 एम्पियर वाले फ्यूज की जगह 8 एम्पियर वाले फ्यूज का यूज हम कर सकते हैं? तो जवाब है आपका हाँ, कर सकते हैं। हमने क्या कहा? 10 एम्पियर वाले फ्यूज के स्थान पर हम 8 एम्पियर का फ्यूज यूज कर सकते हैं, लेकिन 8 एम्पियर वाले फ्यूज में हम 10 एम्पियर का फ्यूज लगाकर यूज नहीं कर सकते हैं। ये वाला आप नहीं कर पाओगे, इसको आप कर लोगे। इसका रीज़न सिर्फ इतना है, बेसिक सा रीज़न है। आप ये बताओ, मान लो कि इसकी फुल लोड करंट है 10 एम्पियर, हम यही मान के चल ही रहे हैं। अगर हमने यहाँ पर 8 एम्पियर का करंट, 8 एम्पियर रेटिंग का हमने फ्यूज लगा दिया। हम यहाँ पर अभी कितने एम्पियर का फ्यूज लगाए हैं? 8 एम्पियर फ्यूज का। तो जबकि इसमें करंट कितना फ्लो हो रही है? 10 एम्पियर की फ्लो हो रही है ना। तो आप ये बताओ, क्या 10 एम्पियर की करंट फ्लो होगी तो क्या ये फ्यूज ऑपरेट कर जाएगा? क्या ये फ्यूज ऑपरेट करेगा? ये फ्यूज ऑपरेट नहीं करेगा। इस फ्यूज को ऑपरेट करने के लिए 16 एम्पियर की करंट चाहिए होगी। जब ये 16 एम्पियर की करंट पहुंचेगा तब ये ऑपरेट कर जाएगा। लेकिन अगर इसमें 10 एम्पियर की फ्यूज पहुंची, 10 एम्पियर की करंट फ्लो होगी तो ये ऑपरेट नहीं करेगा। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि अगर 10 एम्पियर का लोड है तो फॉल्ट अगर आएगा तो जो भी फॉल्ट आएगा, अगर उस फॉल्ट में अगर 20 एम्पियर की करंट फ्लो हो जाए तो फ्यूज मेरा ऑपरेट कर जाना चाहिए। तो मैं माना कि इसमें कोई फॉल्ट आया, तो इसमें कितनी करंट फ्लो होगी? 20 एम्पियर की फ्लो होगी, 20 एम्पियर की। अब ये 8 एम्पियर वाले से कितनी करंट फ्लो हुई? 20 एम्पियर वाली करंट फ्लो हुई। अब ये 20 एम्पियर की करंट फ्लो हुई और इस फ्यूज का फ्यूजिंग करंट कितना है? 16 एम्पियर। 16 एम्पियर से 20 एम्पियर आपका अधिक है, इसलिए ये फ्यूज ऑपरेट करके सर्किट को ब्रेक कर देगा, मतलब सर्किट में सुरक्षा प्रदान करेगा। ये हुई इसकी बात कि 10 एम्पियर वाले फ्यूज में मैं 8 एम्पियर का फ्यूज लगा सकता हूँ। मतलब अधिक रेटिंग जहाँ रहेगी वहाँ पर हम कम रेटिंग का फ्यूज लगाकर ऑपरेट करके प्रोटेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर लोड है मेरा, यहाँ पर जो लोड है, इस लोड का जो फुल लोड करंट कितना है? 8 एम्पियर। तो 8 दूना 16, लगभग 16 एम्पियर इसका क्या होगा? फॉल्ट वाली करंट रहेगी। जब कोई फॉल्ट आएगा तो मैं ये मानूं कि 16 एम्पियर इसमें 16 एम्पियर आएगा, तब ये फॉल्ट आएगा। और इस टाइम जो फ्यूज मेरा लगा, उस फ्यूज की रेटिंग क्या है? इस टाइम मैं जो फ्यूज लगा रहा हूँ, मैं ये माना कि इस फ्यूज की रेटिंग कितना है? 10 एम्पियर है। लोड मेरा कितना है? 8 एम्पियर का। फॉल्ट आएगा तो मैं कितना मान रहा हूँ? मैं मान रहा हूँ कि इसका लगभग 2 गुना पर फॉल्ट आ जाएगा। मैं मान रहा हूँ कि 16 एम्पियर ये फॉल्ट में मान लूँगा कि फॉल्ट आ गया। और ये फ्यूज कितना मैं लगाया हूँ? 10 एम्पियर का। अब ये 10 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है, इसका फ्यूजिंग फैक्टर कितना है? 2 है। तो फ्यूजिंग फैक्टर अगर 2 है तो इसका मतलब 10 दूना 20, लगभग 20 एम्पियर पर ये फ्यूज ऑपरेट करेगा। अब मैं कहूँ कि इसमें फॉल्ट आया। अब मैंने ये कहा कि इस लाइन में
फॉल्ट आया और फॉल्ट आने के कारण मैं कहूँ कि 16 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, 16 नहीं मैं और अधिक मान लूँ, मैं कहूँ कि 18 एम्पियर की इस फ्यूज से करंट फ्लो हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि 18 एम्पियर की करंट इस फॉल्ट की कंडीशन में इस फ्यूज से फ्लो हो रही है। तो ये 10 एम्पियर रेटिंग का फ्यूज है, इसका फ्यूजिंग फैक्टर कितना है, 2 है। इसमें फॉल्ट करंट कितना फ्लो हो रही है, 18 एम्पियर, और इसकी फ्यूजिंग करंट कितना है, 20 एम्पियर। तो 18 एम्पियर से 20 एम्पियर इसका अधिक है, फ्यूजिंग करंट इसकी 20 एम्पियर है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला फ्यूज ऑपरेट नहीं करेगा। ऑपरेट नहीं करने का मतलब ये फॉल्ट की कंडीशन में हमको प्रोटेक्शन प्रदान नहीं करेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि 10 एम्पियर वाले फ्यूज पर 10 एम्पियर वाले फ्यूज, अगर 10 एम्पियर का फ्यूज है उसमें मैं 8 एम्पियर का फ्यूज लगा के यूज कर पाऊंगा। लेकिन जो अगर मेरे पास 8 एम्पियर का फ्यूज है उसकी जगह पर मैं 10 एम्पियर का फ्यूज लगाकर नहीं यूज कर सकता हूं। या तो सीधे लैंग्वेज में हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि कोई रेटिंग की फ्यूज है, कोई भी रेटिंग फ्यूज है, उस फ्यूज के स्थान पर उससे अधिक रेटिंग का फ्यूज में लगाकर प्रोटेक्शन प्रदान नहीं कर पाता हूं, प्रॉपर प्रोटेक्शन प्राप्त नहीं कर पाता हूं। लेकिन उस रेटिंग से, उस फ्यूज की रेटिंग से कम रेटिंग का फ्यूज लगाकर, उस रेटिंग से कम रेटिंग का फ्यूज लगाकर मैं प्रॉपर प्रोटेक्शन प्राप्त कर पाता हूं। इसीलिए ये हुआ प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन की बात। तो यहाँ से मैं समझता हूँ आपको प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आपका जो भी फ्यूज का टॉपिक था, जितने सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे, वो आज से आपके फ्यूज के टॉपिक कंप्लीट हुए और साथ ही साथ आपका फ्यूज का जो ये लेक्चर है ये भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट डे पर किसी नए टॉपिक के साथ हम लोग आपके साथ जुड़ेंगे। चलिए, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।